अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्वीट राइस, जिसको लिखने वाले हैं आमिर हुसैन। इसमें हम बात करेंगे आमिर हुसैन के बारे में, स्वीट राइस के टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट थीम्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन जो इसकी क्रिटिकल समरी है उसको हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। पहले हम राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। आमिर हुसैन की बर्थ कराची में हुई 8 अप्रैल 1955 में। ये वहाँ पे 1968 तक रहा। देन 1968 के बाद ये ब्लू माउंटेन्स इंडिया में चले गए और उसके बाद ये 1970 में लंदन में मूव हो गए। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से उर्दू, पर्शियन, हिस्ट्री इनकी डिग्री रिसीव की एंड देन इन्होंने एज अ रिसर्चर भी काम किया फॉर फिल्म्स एंड टेलीविज़न। और व्हेन ही स्टॉप working for films and television, then he started writing. इन्होंने फुल टाइम लिखना शुरू कर दिया था। जिन लैंग्वेजेस पे इनको कमांड था वो 7 लैंग्वेजेस थे, जिनमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और पर्शियन आ जाती हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें नंबर 1 मिरर टू द सन, जो कि 1993 में पब्लिश हुआ। नंबर 2 दिस अदर सॉल्ट, जो कि 1999 में पब्लिश हुआ। नंबर 3 टर्क्विज, जो कि 2002 में पब्लिश हुआ। देन कैक्टस टाउन सिलेक्टेड स्टोरीज, जिसकी पब्लिकेशन डेट 2003 है। देन इंसोम्निया, जो कि 2007 में पब्लिश हुआ। फिर है द स्वॉन्स 5, जो कि 2014 में पब्लिश हुआ। ये एक बुक कहानी शॉर्ट स्टोरीज बाय पाकिस्तानी वुमेन, इसके एडिटर भी हैं, जिसकी पब्लिकेशन 2005 में हुई। इन्होंने एक नवेला लिखा जिसका नाम है एन अदर गुलमोहर ट्री, जो कि 2009 में पब्लिश हुआ। इनका एक और वर्क द क्लाउड मैसेंजर, जो 2011 में पब्लिश हुआ। और इनकी जो स्टोरीज़ हैं उनको बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें इटालियन, अरेबिक और जापानीज़ लैंग्वेज भी इंक्लूड है। आमिर हुसैनी एक पाकिस्तानी क्रिटिक और शॉर्ट स्टोरी के नाम से फेमस है। इसके अलावा ये एक एसेइस्ट भी थे। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है दिस अदर सॉल्ट, जो कि 1919 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1999 में। और उसी दिस अदर सॉल्ट जो है, दिस अदर सॉल्ट से हमारी रिस्पेक्टिव स्टोरी स्वीट राइस ली गई है। आमिर हुसैन के इम्पोर्टेंट थीम्स की बात की जाए तो ये एग्जाइल के थीम को डिस्कस करते हैं, डिसलोकेशन के थीम को डिस्कस करते हैं, नोस्टैल्जिया को, फेमिनिज्म को, रूटलेसनेस को, एमलेसनेस को, एलियनेशन को, आइडेंटिटी क्राइसिस को, पोस्ट कलोनियलिज्म को, माइग्रेशन को डिस्कस करते हैं, इमिग्रेशन को डिस्कस करते हैं। ये सब जो हमारे राइटर हैं उनके इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। तो आमिर हुसैन आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी एजुकेशन क्या थी एंड देन इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन से हैं और इम्पोर्टेंट थीम्स। हम बात करते हैं अब टाइटल के सिग्निफिकेंस की। स्वीट राइस, स्वीट राइस मतलब शीरी पुलाव। शीरी कहते हैं उर्दू ज़ुबान में मीठे को, ठीक है, मीठे के लिए वर्ड शीरी यूज़ होता है। तो हमारे पास जो प्रोटैगोनिस्ट है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो है शीरी, एक लड़की का नाम है। उस लड़की के नाम की अगर हम इंग्लिश करें तो वो स्वीट बनता है। तो ये स्वीट राइस जो है वो शीरी को सिंबलाइज कर रहे हैं, शीरी की सफरिंग को, शीरी के प्रॉब्लम्स को, शीरी के डाउनफॉल प्लस शीरी की अपराइजिंग को भी, ठीक है, कि विमेन एम्पावरमेंट को भी ये टाइटल सिंबलाइज कर रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस को भी सिंबलाइज कर रहा है, सफरिंग ऑफ एग्जाइल को भी सिंबलाइज कर रहा है। कैसे? हमारे पास इस स्टोरी के अंदर एक करेक्टर है शीरी का। शीरी जो कि कराची से बिलोंग करती है, वो एक डॉक्टर थी कराची के अंदर, उसने वहाँ पे प्रैक्टिस की। उसकी इवन के मदर अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, फिर भी जितनी सेविंग्स थी उसकी मदर ने उसकी एजुकेशन पे लगाई। एंड उसके बाद शीरी एग्जाइल करके लंदन शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। अब शीरी लंदन में रह रही है। तो लंदन में आने के बाद शी हैड टू फेस, उसको क्या फेस करना पड़ा? उसको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ा, उसको डिसलोकेशन का फैक्टर फेस करना पड़ा, उसको एग्जाइल होने के बाद जो एक इमिग्रेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, ये सब उसको फेस करना पड़ी। वो लड़की जो पाकिस्तान में एक डॉक्टर की हैसियत से काम करती थी, वो लंदन में आकर एक घर तक लिमिटेड रह गई,
कुकिंग तक लिमिटेड रह गई, हाउस होल्ड तक लिमिटेड रह गई। अब जब ये 8 साल की थी, व्हेन शी वॉज ऑफ ईयर्स ऑफ एट द एज ऑफ 8, ठीक है, तो 8 साल की थी तब क्या हुआ, इसकी ग्रैंड मदर ने इसके लिए स्वीट राइस पकाए थे, जिसको इसकी ग्रैंड मदर ने कहा था शीरी पुलाव। और हम स्टोरी में पढ़ते हैं कि इसकी ग्रैंड मदर कहती है मैंने इस पुलाव का नाम तुम्हारे नाम पे रखा है। इसकी ग्रैंड मदर ने इसको ऐसे कह दिया और इसने इस बात को सच मान लिया था। तो स्टोरी में हम देखते हैं कि एक दिन जो जमील जमील शीरी का हस्बैंड है, उसके कुलीग्स ने, उसके फ्रेंड्स ने अब्रोड से आना, ये सोचती है उनके लिए क्या पकाया, तो तब इसके माइंड में क्लिक करता है स्वीट राइस। और स्वीट राइस से ये नॉस्टैल्जिक हो जाती है, अपनी ग्रैंड मदर को याद करती है और बताती है कि तब रमज़ान थे और ये थ्रू एंड थ्रू खाती थी उनको। और फिर ये उस स्वीट राइस को, उसकी रेसिपी को सर्च करने की कोशिश करी है, मीन्स ये अपनी आइडेंटिटी को सर्च करने की कोशिश करी है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करी है, अपने आप का दोबारा से जो नेम है वो बनाने की कोशिश कर रही है इन एलिनेटेड लैंड। ठीक हो गया। और एट द एंड जब इसको रेसिपी नहीं मिलती, ये सोचती है कि ये एक बुक लिखेगी, बुक का टाइटल होगा स्वीट राइस, जिसके अंदर जो भी ग्रैंड मदर की रेसिपीज थी उनको ऐड करेगी। ठीक, तो ये जो मैंने बातें बताई क्या इंडिकेट कर रही हैं? इंडिकेट कर रही हैं सेटलमेंट एंड स्ट्रगल ऑफ शीरी की स्ट्रगल को। तो टाइटल जो है वो क्लोजली एसोसिएट है कैरेक्टर से। टाइटल इटसेल्फ सिंबलाइज कर रहा है थीम को। थीम कौन सा हमारे पास? थीम है आइडेंटिटी क्राइसिस का, थीम है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जाइल का, थीम है इसके अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ डिसलोकेशन का, उसके बाद सेटलमेंट का, विमेन एम्पावरमेंट का और फेमिनिज्म का। और यही थीम हम इस स्टोरी के अंदर भी देखने वाले, जो कि इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट थीम्स होंगे। तो अभी मैंने आपको थीम्स भी बता दी है और टाइटल की सिग्निफिकेंस भी बता दी। शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। पहला करेक्टर जो हमारे पास है वो है शीरी का। मैंने आपको बताया अभी कि शीरी कराची से बिलोंग करती थी, एक डॉक्टर थी, और उसके बाद जब ये वापस आई अपने हस्बैंड के साथ, जमील जिसके हस्बैंड का नाम है, उसके साथ ये शिफ्ट हुई लंदन में। प्रेजेंटली जब स्टोरी चल रही है तो ये लंदन के अंदर रह रही है और ये लंदन में एज अ हाउस वाइफ रह रही है, एक ऐसी बंदी जिसका काम सिर्फ कुकिंग करना है और कुकिंग करके अपने हस्बैंड के दोस्तों को खाना खिलाना है। लिमिटेड टू द फोर वॉल्स ऑफ हाउस, घर की 4 दीवारी तक लिमिटेड है। 4 दीवारी किस लिहाज से कि ये कोई जॉब नहीं कर रही है, वैसे घर से बाहर जाती है और घर के अंदर आती है, लेकिन कोई जॉब नहीं कर रही है, जस्ट कुकिंग कर रही है फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड। और जो स्टोरी की ओपनिंग होती है हमें पता लगता है कि इसकी 40th बर्थडे थी, जो कि अनरिमेंबर्ड, अनसंग थी, किसी को याद नहीं था, और ये एक ब्रीफ क्राइसिस से, डिफ़िकल्टीज से गुजर रही है, वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एंड देन सडनली शी रिसीव्ड अ गिफ्ट, उसको एक गिफ्ट मिलता है जो कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होता है। राइटर इससे ओपनिंग करने के बाद कहता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ठीक है, तो राइटर हमें बताता है जमील के बारे में। जमील जो कि एक बैंकर है, ज़्यादातर टाइम अपना दोस्तों के साथ स्पेंड करता है, अपनी बिजनेस के साथ स्पेंड करता है, अपने कोलीग्स के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ और अपने बेड पे। ये इसकी रूटीन है। इसके लिए अपनी वाइफ के लिए कोई टाइम नहीं है। इवन बुक के बिल्कुल स्टार्ट पे ही, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे ही अपनी वाइफ को कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट लोग आ रहे हैं अब्रॉड से और कुछ मेरे जो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने इनवाइट किया, तो वो हमारे घर पे आ रहे हैं। ये कहने का मतलब ये था कि इन शॉर्ट इसकी वाइफ को जो डजन्स के करीब गेस्ट थे उनके लिए खाना पकाना था। अब शीरी जो है वो सोचती है ये उनके लिए क्या पकाया, क्योंकि जो कुछ भी पकाती है इसके हस्बैंड को पसंद नहीं आता। फॉर इवन हर बेस्ट वॉज नेवर गुड इनफ फॉर जमील्स टेस्ट, की मतलब ये कुछ भी पकाती है, अपना बेस्ट भी देती है, तब भी वो जमील को पसंद नहीं आता। यहाँ पे हमारे पास फेमिनिज्म भी आता है कि मेल जो है वो डोमिनेंट है, मेल जो है वो फीमेल को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, और इवन अपनी वाइफ को सिर्फ और सिर्फ कुकिंग तक महदूद रखा हुआ है कि इसके फ्रेंड्स आएंगे और वो उनके लिए कुक करेगी, और इसके अलावा इसके पास अपनी वाइफ के लिए कोई टाइम नहीं है। और शीरी बताती है इस स्टोरी के अंदर कि ये एक डिफ़िकल्ट सिटी ऑफ लंदन में रह रही है और वहाँ पे पावरफुली सिचुएटेड हस्बैंड है। ठीक है, 2 चीज़ें आ गई, लंदन, दूसरा इसका हस्बैंड, कहते जो कि इसको वर्क करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, लंदन भी और इसका हस्बैंड भी। ये बाय नेचर क्या थी, मैंने बताया आपको, एक डॉक्टर थी जो कि
पाकिस्तान से पढ़ी थी। कराची में इसने मेडिकल प्रैक्टिसेस भी की, मेडिकल एक्सपर्टी भी रखती थी ये अपनी फील्ड के अंदर। इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी सालों का था। लेकिन जब ये डॉक्टर बन रही थी उस ड्यूरेशन में इसकी जो मदर थी वो विडो हो चुकी हुई थी। अब इसकी मदर ने कुछ सेविंग्स की हुई थी। इसकी मदर ने वो सब सेविंग्स अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में लगा दी थी। लेकिन लंदन जो था वो इसकी डिग्री को थर्ड वर्ल्ड की डिग्री कंसीडर करता था, और इस थर्ड वर्ल्ड की डिग्री इज़ इक्वलेंट टू थर्ड क्लास डिग्री, और इसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी लंदन के अंदर। कहता वो सारी स्ट्रगल, वो सारी मेहनत जो इसने की थी हैड बिन डिस्प्लेस्ड, गायब हो चुकी थी, डिस्प्लेस हो चुकी थी इस लंदन के अंदर आके। और यहाँ पे इसका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को सबको खाना देना, पका के देना। कहते सच वाज लाइफ, ये ज़िंदगी थी। फिर ये अपने बेटे तैमूर को लेके, तैमूर जो कि अब 7 साल का है, लेके स्कूल भी जाती है, उसको लेके शॉपिंग करने भी जाती है, उसको लेके लाइब्रेरी भी जाती है, और वहाँ से वो एक बुक लेती है हैन स्यून की, जो कि एक चाइनीज़ बोर्न फिजिशियन होती है जिसने नॉवेल्स भी लिखे, राइटिंग की, और इसने इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया जब इसने अपने लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए। इसने जो अपने नॉवेल्स लिखे वो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में थे। और ये भी शीरी की तरह एक फिजिशियन, एक डॉक्टर होती है। एनी हाउ वो बुक लेके वापस घर आती है और घर की सफाई करती है। शीरी अपनी इन सब रूटीन से सेटिस्फाई नहीं थी। वो अपनी जो कराची के अंदर हॉस्पिटल जॉब थी उसको वापस रीगेन करना चाहती थी, और उसके अलावा वो जमील से कहती थी कि चलो अगर ऐसा नहीं हो सकता कि कराची जाके दोबारा जॉब कर सकूं, तो मेरी यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो ही इम्प्रूव करवा दो ताकि मैं यहाँ पे जॉब कर सकूं, अपनी जो मेरी डॉक्टर की प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर सकूं। और जमील हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देता रहता था उसको। कभी कहता था कि तैमूर बहुत छोटा है, कभी कहता था कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, कभी कहता था कि पता नहीं हम लोगों ने इंग्लैंड में कितनी देर तक रहना है, हमने यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना भी है कि नहीं रहना, हो सकता है हम कब, किस वक्त, कैसे वापस चले जाएं। और शीरी जब इससे पूछती थी कि हम बताओ फिर कब तक यहाँ पे हैं, कब हम वापस जाएंगे, मेरी जो फर्दर इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं फर्दर ऐसे नहीं बैठ सकती, तो आगे से इसका हस्बैंड कहता था डू नॉट बी सिली, पागल ना बनो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द न्यू इकोनॉमिक्स, प्रोफेशनल्स लाइक अस डू नॉट हैव फ्रंट डोर्स इन वन प्लेस एनी मोर। मतलब थ्रू एंड थ्रू वो अपनी वाइफ को यहाँ तो इंसल्ट करता था या फिर उसकी बात को निगेट कर देता था, उसको वैल्यू या उसको वर्थ नहीं दे रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन जमील की और शीरी की इस बात पे लड़ाई हो गई थी कि शीरी कहती थी मैं कब तक इतना ज़्यादा खाना पकाती रहूँगी। तो इस लड़ाई को गुजरे काफ़ी टाइम गुजर कुछ चुका हुआ था, लेकिन अब ये कह रही थी कि ये जो है ये जमील के लिए और उसके अलावा उसके गेस्ट के लिए भी खाना पकाएगी। लेकिन जमील कहता है कि हम जो है ना ऑर्डर जो फूड जो वो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। यहाँ पे एक पाकिस्तानी लेडी है जो कि लंदन में आई है और को काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर रही है, इंक्रीज़ भी कर रही है, ग्रो भी कर रही है अपने काम को, हम उससे मंगवा लेंगे। और ये जमील इसलिए कहता है क्योंकि एक दफ़ा इरिटेशन से इसकी वाइफ ने खाना पकाने से रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन एनी हाउ अब इसकी वाइफ कह रही है कि खाना वो पकाएगी घर में, लेकिन जमील कहता है कि उसकी जो वाइफ है वो फर्दर फैंसी इनफ नहीं है जो खाना अच्छा पका सके घर के अंदर। लेकिन इसकी वाइफ रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है घर में बाहर से खाना नहीं मंगवाना। एनी हाउ एक दफ़ा फाइटिंग के ड्यूरेशन के अंदर जो जमील है उसने अपनी वाइफ के लिए, शीरी के लिए एलएमसी अपब्रिंगिंग का वर्ड यूज़ किया था। एलएमसी अपब्रिंगिंग यानी कि जो सिंबलाइज कर रहा है लोअर मिडिल क्लास को, कि लोअर मिडिल क्लास में अपब्रिंगिंग हुई है इसकी। और एक दिन शीरी यास्मीन के साथ बाहर जा रही होती है तो वो देखती है एक पोस्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा होता है ऑर्केस्ट्रा कॉल्ड एलएमसी। ये देख के शीरी बड़ा हैरान होती है और यास्मीन से कहती है यहाँ पे इन्होंने लोअर मिडिल क्लास क्यों लिखा हुआ है। यास्मीन जो इसके साथ वॉक कर रही होती है वो कहती है कि एलएमसी स्टैंड्स फॉर लंदन म्यूजिशियन कलेक्टिव। और ये दोनों यहाँ पे हंसते हैं इस चीज़ को देखकर कि ये क्या सोच के क्या बात करके हंस रहे थे। यास्मीन शीरी की क्लोजेस्ट फ्रेंड दिखाई गई है जो इस सफरिंग के टाइम पीरियड पे इस एलियनेटेड लैंड के अंदर इसका एक सहारा, इसके लिए एक क्लोज अफेक्शन का सोर्स है, जो जब भी शीरी के साथ होती है तो शीरी अच्छा महसूस करती है।
एनी हाउ शीरी की फिर यही रूटीन थी कि अपने 1 या 2 दोस्तों को विज़िट करना और वॉक करना, वॉक करके वापस घर आना और घर आके स्टिल कुकिंग को कंटिन्यू करना। और वो जो मॉडर्न डाइटरी थी उसके अगेंस्ट थी। इसको स्पेनिश, इसके अलावा जो लाइक पालक थी आलू के साथ या गोश्त के साथ, फिर रिच बटरी ब्रेड या फिर ड्राई ब्रेड या फिर जो भी देसी खाने थे या पाकिस्तानी फूड थे इसको पसंद थे। ये जो फूड था अमेरिकन फूड या मॉडर्न फूड उसको लाइक नहीं करती थी। ये अपने दोस्तों के साथ खाना खाना पसंद करती थी, लेकिन जो इसकी फ्रेंड्स थी जैसे कि यास्मीन है, और ये जो इसकी फ्रेंड्स थी वो अपने मैट्रिमोनियल टास्क में यानी कि अपने मदरली टास्क के अंदर बिजी होती थी, तो ये उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, उनके साथ मिलकर खाना नहीं खा पाती थी। इसलिए जो ज़्यादा फूड होता था ये उनको स्टोर कर लेती थी, ताकि कभी रेनी वेदर हो या कोई ऐसा अच्छा मौसम हो तो उसके अंदर वो ही खाना खा सकें। एनी हाउ खाना खाने के बाद और बचा हुआ खाना स्टोर करने के बाद ये अपनी फेवरेट आर्म चेयर पर बैठ के लेट नाइट तक हैन सोयंस की लाइफ को और उसकी बुक्स को पढ़ती रहती थी कि उसकी लाइफ अमंग द वीमेन ऑफ चाइना एंड मलाया कैसी वाइफ थी, उसकी लाइफ थी। इसके बाद स्टोरी में आगे जाके बताया गया है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ जो कि इसकी ग्रैंड मदर ने इसको खिलाई थी, वो चॉप लेकिन एक्सटेसी रखती थी, ये वो बनाना चाहती थी, जिसका नाम था स्वीट राइस। कहती है वो स्वीट राइस जो थे ना वो एक डेलिकेसी थी, बहुत अच्छे थे, डेलिकेट थे। और जब इसने पहली दफ़ा रमज़ान में रोज़ा रखना शुरू किए थे तो इसने तब वो खाए थे, उसको तब से उसका टेस्ट अभी तक याद है, जिसके अंदर स्वीट येलो स्टफ़ होता था, उसमें शेव नट्स होते थे, गोल्डन ऑरेंजेस भी होते थे उसके अंदर, और भी बहुत इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले जाते थे। और कहते ग्रैंड मदर जो थे ना वो इसके लिए बनाते थे और नेम्ड इट और सो इन हर 8-year-old's एरोगेंस। कहते जब ये 8 साल की थी तब वो कहती थी कि इसका नाम जो है ना वो इसके नाम पे रखा गया है, शीरी पुलाव यानी कि स्वीट राइस। शीरी के जो फादर थे, फिर स्टोरी बताती है शीरी के फादर के बारे में, इनकी मदर के बारे में। शीरी के फादर मुल्तान से बिलोंग करते थे, इसके जो मदर थी वो बिलोंग करती थी नॉर्दर्न इंडिया से। उसके बाद इसके फादर और मदर पार्टीशन से पहले लाहौर में शिफ्ट हो गए थे। फिर 1947 का टाइम पीरियड आया, जितने भी लैंड होल्डिंग्स थे उनके जो स्मॉल रेवेन्यू थे सब कुछ छोड़ना पड़े उनको, सारे कुछ गायब हो गए थे। और कोई भी इन्होंने, इनकी फैमिली ने यानी कि शीरी के फादर ने, शीरी के मदर ने, इन्होंने कोई भी ऐसी क्लेम नहीं किया कि इनको इनके लैंड वापस मिल जाए। शीरी के फादर बेसिकली डॉक्टर थे और शीरी के ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे लाइक शीरी। कहते शीरी के फादर और ग्रैंडफादर अपने फिजिशियंस वाली जो अर्निंग थी उसके ऊपर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। दे बोथ वर सिंपल पीपल, इनके जो फैमिली थी वो सिंपल फैमिली थी, इनके ग्रैंडफादर फादर दोनों सिंपल फैमिली थी, जिनका सामना एक ऐसी दुनिया से हो गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की रिस्पेक्ट की जाती थी, जिसमें पैसे की रिस्पेक्ट की जाती थी। अब इन सिंपल पीपल के लिए जो जमील था वो वर्ड यूज़ करता था एलमसी, यानी कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और शरी कहती है ये टर्म हमसे ज़्यादा सूट जमील के ऊपर करती है, जिनकी जो फैमिली है वो बिलोंग करती है, उनकी जो मेंटेलिटी है वो शॉपकीपर्स की फैमिली, शॉपकीपर्स की मेंटेलिटी है। मतलब जमील की जो फैमिली थी वो शॉपकीपर्स फैमिली थी, उनकी मेंटेलिटी भी शॉपकीपर्स वाली थी विद न्यू मनी, न्यू मनी जो नया नया पैसा कमाया उन्होंने। फिर दोबारा रेसिपी के बारे में सोचती है और सोचती है कि इसकी जो ग्रैंड मदर है उनकी तो डेथ हो चुकी हुई है और इसकी मदर जो है वो भी इस रेसिपी को भूल चुकी होंगी। अब ये कैसे उस रेसिपी को फाइंड आउट करे। फिर ये कुछ बुक्स देखती जिनमें मधुर जाफरी की कुक बुक्स होती हैं। मधुर जाफरी, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पे। ये बुक जमील लेके आया था, रेसिपी बुक होती है। इसमें ये पूरा सर्च करती है, इसको स्वीट राइस की रेसिपी नहीं मिलती। फिर ये कहती है स्वीट राइस मैंने, मतलब इसने अपने बचपन में खाए थे तो उसके लिए एक रिमार्केबल डिश थी। कहती ऑन द अदर हैंड जो इसका बेटा है वो बिल्कुल डिफरेंट है अपनी मदर से। इसका बेटा इसके फादर की फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है। इसकी मदर पाकिस्तानी टेस्ट को पसंद करती है, इसकी मदर स्वीट राइस को पसंद करती है, पाकिस्तानी फूड को पसंद करती है। ऑन द अदर हैंड इसका बेटा जो उसको इसने एन इंग्लिश चाइल्ड कहा है, जो कि प्रेफर करता है हैमबर्गर्स को, चिप्स फ्राइड को। और जब इसकी माँ इसको फ्रेश लस्सी देती है तो ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड योगर्ट मांगता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जनरेशन गैप भी आ गया कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस का एलिमेंट भी आ गया कि हालांकि वो बेटा एक पाकिस्तानी मदर से बिलोंग करता है लेकिन उसकी आइडेंटिटी इंग्लिश आइडेंटिटी है। इसके अलावा राइटर ने इसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट एब्रीगेशन का भी यूज़ किया है, एब्रोगेशन।
एब्रोगेशन होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज़ ना करना, इंग्लिश लैंग्वेज लिखते लिखते बीच में अपने उर्दू के वर्ड्स भी ऐड कर देना। जैसा कि एक वर्ड लस्सी था, वो उर्दू का वर्ड है। इसके अलावा शीरी पुलाव, वो भी उर्दू का वर्ड है। तो राइटर ने इस टेक्स्ट के अंदर इंग्लिश के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज का भी यूज़ किया है, यानी कि इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। तो दैट इज़ वाई ये टेक्स्ट ना जो है वो एब्रोगेशन की टेक्निक को भी फॉलो कर रही है। और जनरेशन गैप हमने देख लिया, मदर और सन का जो रिलेशनशिप है हमने देख लिया। फादर और सन आपस में ज़्यादा एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि फादर और सन दोनों ने इनहेरिट किया हुआ है इंग्लिश कल्चर को। हम लोगों ने यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखी, कल्चरल इश्यूज भी देखे। एनी हाउ स्टिल जो स्वीट राइस था उसको बड़ा पिंच कर रहा था, तो उसके बाद क्या करती है, ये हॉल में जाती है। वहाँ पे एक कबर्ड होती है जिसके अंदर इस जो विंटर के कपड़े होते हैं ना वो स्टोर किए होते हैं। वहाँ जाके वो एक संदूक देखती है, एक चेस्ट बॉक्स देखती है जहाँ पे इसको पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं। और उस जगह पे इसको एक रेड स्कार्फ मिलता है, 2 साड़ीज़ भी मिलती हैं, एंड देन इसको वहाँ पे कुछ बुक्स मिलती हैं जिसमें AR खातून की बुक होती हैं, जिस बुक को ये 12 से 15 साल की एज में काफ़ी इंजॉय करके पढ़ती थी। फिर शहनाज एजाजुद्दीन की किताब होती है, अब्दुल हलीम शरर इनके वर्क्स होते हैं, एंड क्लासिक बुक्स होती हैं रेसिपी की। फाइनली इसको क्लासिक बुक मिल गई अपनी रेसिपी की, जो ये इसकी दादी की बुक्स थी। ये अपनी दादी की डेथ के बाद, इसकी दादी की डेथ हुई थी 83 एज में, ठीक है। जब 83 ईयर्स की इसकी दादी थी, जब उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद ये उनकी बुक्स अपने साथ ले आई थी इमोशंस के तौर पे। अब क्या हुआ, उस बुक्स के अंदर इसको एक बुक मिलती है नेमत खाना। नेमत खाना की पब्लिकेशन डेट होती है 1911। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबलाइज करिए चेंज इन द लाइफ ऑफ शीरी, ठीक है। अब वहाँ पे वो जब नेमत खाना के कंटेंट देखते हैं तो उस कंटेंट में पेज नंबर 89 पेज नंबर पे इसको ऑरेंज राइस के नाम से एक रेसिपी मिलती है। स्वीट राइस के नेम से इसको अभी तक रेसिपी फिर नहीं मिली। फिर उसके बाद जो है ये पेज नंबर 192 देखती है, वहाँ पे रेसिपी नंबर 249 होती है जिसपे ऑरेंज सॉस की इसको रेसिपी मिलती है। इसको ये नेमत खाना किताब बड़ी पसंद आती है और ये भी इसकी एक कंपेनियन बन जाती है बुक इसके लिए, इस सोरो वाली, इस क्राइसिस वाली लाइफ के अंदर, ठीक है, इस गम वाली लाइफ के अंदर जहाँ पे ये एलिनेटेड लाइफ गुजार रही थी, वहाँ पे उसको फाइनली ये बुक मिलती है और ये बुक के अंदर काफ़ी प्ले फील करती है। उसको मिलने के बाद ये उस बुक को पढ़ना शुरू कर देती है और जब ये उस बुक के लास्ट रेसिपी तक पहुँचती है तब इसने तैमूर को लेने जाना होता है उसके स्कूल से, लेकिन अभी आधा घंटा पड़ा होता है तैमूर के वापस आने में। तो ये उस बुक के इंडेक्स पे जाती है जहाँ पे बुक के एंड पे सेम राइटर की लिखी हुई डिफरेंट बुक्स होती हैं। इस नेमत खाना जो बुक है उसकी जो राइटर होती हैं ये डिस्कवर करती है कि वो मोहम्मदी बेगम है। इसको लगता है कोई ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती होंगी, लेकिन जब ये देखते हैं ना मोहम्मदी बेगम इस बुक की राइटर हैं और उन्होंने डजन बुक्स लिखी हैं 10 ईयर्स के अंदर अंदर। और उसके अलावा जो फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल उर्दू जर्नल फॉर वुमेन था जो कि 1898 में पब्लिश हुआ था, पब्लिश करवाने वाला इसका अपना हस्बैंड था, उसकी एडिटर भी यही है। फिर मोहम्मदी बेगम ने कई बुक्स लिखी जिसके अंदर चिल्ड्रन बुक भी थी, अ टेल फॉर एडोलसेंट्स भी थी, 2 नॉवेल्स फॉर अडल्ट्स थे, बायोग्राफी थी। मतलब इतनी बुक्स लिखी थी उन्होंने, इतने वर्क्स प्रोड्यूस किए थे और ये मोहम्मदी बेगम का टैलेंट था। और उनको सपोर्ट करने वाला इसका अपना हस्बैंड मुमताज़ अली था, यानी कि मोहम्मदी बेगम का हस्बैंड था वो मुमताज़ अली, जो कि था हु फाइट्स फॉर द राइट ऑफ वुमेन, जिसने औरतों के राइट के लिए बात की, औरतों की एजुकेशन की बात की और अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट किया। और इवन के अपनी वाइफ का टैलेंट जाना, उसकी वाइफ का टैलेंट था राइटिंग करना, उस टैलेंट को जान के इसने एक पब्लिशिंग हाउस बनाया और अपनी जो वाइफ थी उनके वर्क्स को पब्लिश भी करवाया था। वो फर्दर सर्चिंग करती है, वो अपना यानी कि जो शीरी थी पहले अपने पास्ट को रिकॉल करती थी ना, अब वो क्या है, अब वो इस विमेन के अंदर जो है ना, इस औरत के अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं और वो इनके बारे में फर्दर सर्चेस करना शुरू करती है। इनको पता लगता है कि एक ट्रेडिशनल मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने कभी भी अपना निकाब, अपना पर्दा नहीं उतारा था, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड पर्दा फिर से क्या आ गया, एब्रोगेशन, एक उर्दू वर्ड ऐड कर दिया इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर। अब होता क्या है, जब शीरी ने इनको पढ़ा, मुमताज़ अली को पढ़ा, मोहम्मदी बेगम को पढ़ा, बड़ी इंस्पायर हुई। अब शीरी अपने बेटे को वापस घर लेके आ रही थी। शीरी ने अपने बेटे को मारियो गेम्स लगा के दी, उसका बेटा सेटल होकर बैठ गया वहाँ पे। अब क्या है, शीरी जो है ना वो फ़ोन उठाती है और यास्मीन को कॉल करती है, अपनी दोस्त को, और वहाँ से जो है ना मशीन स्विच्ड होती है खुद ब खुद
और उसके बाद ऋषि उसमें कहती है जब भी तुम फारिग होना, कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है लेकिन जब भी तुम फारिग होना मुझे कॉल करना, क्या तुम और तुम्हारे हस्बैंड इस सैटरडे को फ्री हैं फॉर डिनर। फिर यास्मीन जो है वो कॉल करती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड तो यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं फ्री हूँ सारा हफ्ता ही, और सॉरी अबाउट द मशीन, क्योंकि कहती है मैं तहमीना को अवॉइड करी थी, तुम पता तहमीना बहुत ज़्यादा बातें करती है। एनी हाउ इनकी दोस्त है तहमीना भी। फिर शीरी उसको बताती है कि सुनो मैंने एक ज़रूरी बात करनी है। वो बात क्या है? लिसन, आई एम ऑफ कंपाइलिंग, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ कंपाइलिंग अ रेसिपी बुक कंपाइल करने के बारे में सोच रही हूँ, यू नो, बेस्ड ऑन दोज रेसिपीज फ्रॉम आवर ग्रैंड मदर्स टाइम, कि वो रेसिपी जो हमारे ग्रैंड मदर के दौर में होती थी उन रेसिपी के बारे में। आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग इट स्वीट राइस, मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको स्वीट राइस का नेम दूंगी। यास्मीन भी इस आइडिया से बड़ा इंप्रेस होती है, कहती हाँ ठीक है। यास्मीन कहती है मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पाकिस्तान में पब्लिशर को जानते हैं, तो हम ये वाली बुक पब्लिश भी करवा लेंगे। और यास्मीन कहती है कि हम इस बुक का जो है ना एक सब टाइटल भी रखेंगे। और टाइटल क्या होगा? सब टाइटल, एंड अ वाइटल इंग्रेडिएंट्स फॉर देयर बाउंटीफुल फीस्ट, जिसके अंदर वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस भी डालेंगे, उनका जो घर में कुकिंग पकाने का तरीका था वो भी बताएंगे, एंड हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ, किस जगह पे? एलियन लैंड के ऊपर। कैसे एलियन लैंड के ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और घरों में खाना पकाया, और साथ ही इसकी स्टोरी एंड हो जाती है। तो हमने देखा इसमें विमेन एम्पावरमेंट का थीम इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी आता है फेमिनिज्म इन स्वीट राइस। उसके अलावा टाइटल सिग्निफिकेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी इसका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि ये कि एक पर्सन जो कि एग्जाइल हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एग्जाइल्स जो है इन स्वीट राइस डिस्कस, ठीक है, वो प्रॉब्लम ऑफ एग्जाइल्स हमने देख ली कि एक एग्जाइल पर्सन को नॉस्टैल्जिया भी फेस करना पड़ता है, वो एक डायस्पोरिक पर्सन होता है, वो हमेशा अपने पास्ट को रिकॉल करता रहता है। नॉस्टैल्जिया का मतलब ये होता है कि पास्ट को रिकॉल करना। उसकी डिग्री को वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको जॉब के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उसको फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि ये हमारी शीरी को फेस करना पड़े कि ये डॉक्टर थी, ये कराची के अंदर कई सालों तक अपनी प्रैक्टिस करती रही, लेकिन जब वहाँ पे गई तो इसकी जो डिग्री को थर्ड क्लास डिग्री कंसीडर किया गया था, ठीक है। एनी हाउ हमारा ये जो समरी है वो हुई कंप्लीट। आई होप कि आपका लेक्चर अच्छे से कवर हो चुका होगा, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।